ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत और चीन के संबंध। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं भारत का भूगोल, तो उसमें मैं भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ में भारत के संबंधों को हम भौगोलिक विषय के आधार पर देख रहे हैं और कुछ चीजें जो करंट में चल रही है उनका भी हम जिक्र साथ साथ में करेंगे। तो भारत और चीन जो है ये दोनों ही पुरानी सभ्यताएं हैं और ऐतिहासिक संबंध दोनों के बीच में रहा है। खास तौर से चीन से आने वाले जो चीनी यात्री हैं उनकी जो पुस्तकें हैं जिन्होंने भारत के बारे में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जानकारी दी है वह भी प्रमाणित पुस्तकें मानी जाती हैं। और साथ ही भारत के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में जाकर धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का। और साथ ही साथ जिस मार्शल आर्ट के लिए आज चीन जाना जाता है, ये माना जाता है कि भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने ही जाकर वहां पर उन चीन का प्रशिक्षण दिया था। तो लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हमने ये देखा कि दोनों देशों के बीच में शुरू के समय पर तो यानी कि 1950 से 1960 तक लगभग दोनों देशों के बीच में संबंध जो है वो बहुत ज्यादा मधुर नहीं भी थे तो सामान्य जरूर रहे। लेकिन 1960 से ही फिर हमने देखा कि दोनों के संबंधों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आनी शुरू होगी। और हाल के कुछ दिनों में जैसे 2025 के प्रारंभ में हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनमें दोबारा से गर्माहट की सुगबुगाहट हम सुन सकते हैं। लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत और अमेरिका के साथ में जो टैरिफ को लेकर विवाद है संभवतः इस कारण से दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में नजदीकियां बढ़ रही। तो यहाँ पर देखते हैं भारत के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद जो है के बाद क्या स्थिति रही, तो स्थिति ये हुई कि 1950 के अंदर चीन ने, यह भी ध्यान रखना आप लोगों को, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया और इस तरीके से तिब्बत जो एक स्वायत्त क्षेत्र था पूरी तरह से, उसके आक्रमण करने के कारण वहां पर बड़ी संख्या में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और खास तौर से जो वहां के धर्मगुरु थे जिनको कहते हैं दलाई लामा। असल में दलाई लामा एक पदवी है, तो वह पदवी जो है सबसे ऊंची पदवी जो है लामाओं की, वह दलाई लामा कहलाते हैं। तो जब ये आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण का परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि 1959 के अंदर, 1959 में दलाई लामा जो वहां के सबसे बड़े या सर्वोच्च धर्मगुरु थे, उन्होंने, दलाई लामा ने भारत में शरण ली। अब ये जो शरण देना था यही दोनों देशों के बीच में कड़वाहट का एक प्रमुख कारण बना, शरण ली। अब इस चीज को चीन ने जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं माना, क्योंकि उसे लगा कि दलाई लामा चीन में एक विद्रोही हैं और भारत जिनके साथ में जब एक नारा चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो उन्हें लगा कि भारत ने इनको शरण देकर जो है वह एक प्रकार से दुश्मन जैसा व्यवहार करा है। तो यह एक, हम कह सकते हैं, छिपा हुआ कारण बना 1962 के भारत चीन युद्ध में। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ तो ये घटना हुई और चीन ने हमला क्यों करा? तो 1949 में चीन में एक क्रांति आई जिसको कहते हैं लाल क्रांति। इसने भी बड़े पैमाने पर वहां के राजनीतिक परिवेश को न केवल बदला वरन पूरे एशिया के अंदर उन्होंने इस परिवर्तन को फैलाने की कोशिश करी। लाल क्रांति के कारण चीन में एक कम्युनिस्ट सरकार आ गई। चीन में कम्युनिस्ट, जिनको वामपंथी कहते हैं, कम्युनिस्ट या वामपंथी सरकार का गठन हुआ। वामपंथी सरकार का गठन हुआ। अब जो वामपंथी होते हैं या वामपंथी व्यवस्था होती है,
उसके उसके अंदर आम आदमी को चुनाव, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं होता। यानी कि जो व्यवस्था हम लोकतांत्रिक सिस्टम में देखते हैं उसके बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। यहाँ पर एकल पार्टी का शासन रहता है और जो पार्टी का मुखिया होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, वही उस देश का मुखिया बनता है। तो इस प्रकार से वहाँ का जो राज प्रमुख है उसके पास जनता के समर्थन का जो नैतिक विकल्प होता है वह नहीं होता। तो चूंकि उसे जनता ने नहीं चुना है, इसलिए वह जनता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए विदेश नीति को बड़ा उग्र और आक्रामक रखता है। यही कारण है कि चीन, जिसकी सीमाएं 14 देशों के साथ लगती है, कोई देश ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका सीमा विवाद ना हो। तो संभवतः वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक अब महत्वपूर्ण अंग है विवाद, वो भी सीमा विवाद। क्योंकि जब कभी भी सीमा विवाद होगा तो राष्ट्रवाद जो है वह फैलेगा और राष्ट्रवाद के दौरान जो है जनता एकजुट होती है अपने देश के प्रति वफादारी दिखाने के लिए। तो संभवतः यही कारण है कि ये व्यवस्था जो है भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हुई। तो शुरू में 1949 में वहां पर लाल क्रांति से कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना हुई और 2025 तक भी ये कम्युनिस्ट व्यवस्था वहां यथावत चल रही है। तो इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम ये रहा कि 1962 के अंदर, और 1962 में जाने से पहले हम क्यों ना ये देख लें कि किन मामलों में दोनों देशों के बीच में संबंधों में हमें गर्माहट दिखाई देती है। तो 29 अप्रैल 1954 को दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करा जिसे कहते हैं पंचशील समझौता। ये पंचशील जो है 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन में मान लीजिए कि जैसे पंचशील समझौता को स्टैटिक जी के मान लीजिए आप, वह भी इंपॉर्टेंट है। तो पंचशील समझौता जो है 5 सिद्धांतों पर आधारित था और दोनों देशों ने ये माना कि दोनों देश जो है वो शांतिपूर्ण एक साथ रह सकते हैं इसके आधार पर। और ये 5 कौन कौन से बिंदु थे? पहला जो था, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना। अखंडता का सम्मान, पहला तो ये था। 5 है तो पांचों के बारे में एक बार जिक्र कर देता हूं। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। दूसरे पर आक्रमण न करना। हालांकि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर ही दिया। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। चौथा जो था वह था समानता के आधार पर संबंध स्थापित करना। समानता के आधार पर, यानी कि कोई भी एक दूसरे को ऊपर या एक दूसरे को उच्च नहीं मानेगा। पांचवा जो था वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि विवाद नहीं करेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। ये था, ये 5 पंचशील के समझौते कहलाते हैं। तो शुरुआत में हम देख रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, और फिर घटना हुई कि पंचशील समझौता हुआ। और एक और इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और चीन जो था वह उस समूह में शामिल था जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। और इसको जो है वह दिया गया स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव, यानी कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक ताकतवर अंग है उसका, उसमें इसको स्थायी सदस्यता प्रदान की गई। परंतु
जब 1949 में वहां की सरकार को हटाकर कम्युनिस्टों ने सत्ता हथिया ली लाल क्रांति के द्वारा, तब इनकी जो सदस्यता थी स्थायी वो सुरक्षा परिषद की, उसे समाप्त किया गया। और फिर भारत ने चीन का समर्थन किया कि अब जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह चीन की सही मायने में प्रतिनिधि है और उसे स्वीकार किया जाए वहां के वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में, यानी कि लीगल हियर्स है या हेरिडिटरी है या लीगल उनके वो होंगे उनके बाद आने वाले। और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में हमने इनकी मदद भी करी। परंतु इन सब के बावजूद जब 1959 में भारत ने दलाई लामा को अपने यहां शरण दी, तो ये एक छिपा हुआ कारण था 1962 के वार का। हालांकि मैंने बताया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह उग्र नीति अपनाती है विदेश मामले में, और यही कारण है कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और चीन ने अचानक ही हमला बोल दिया। और उस हमले के बाद जो है जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस दौरान चीन ने भारत के लद्दाख के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन से पॉइंट आएंगे यहाँ पर। तो अब देखते हैं, ये तो युद्ध रहा, तो दोनों देशों के बीच में एक ही बार युद्ध हुआ जो कि 1962 का युद्ध था। अब देखते हैं विवाद क्या क्या है दोनों देशों के मध्य। तो जो विवाद है उसमें देखते हैं, सबसे पहले तो सीमा विवाद है। सीमा विवाद ये, और यही सबसे बड़ा विवाद है, बाकी और भी चर्चा कर लेंगे। सीमा विवाद के अंतर्गत क्या आता है वह ध्यान रखना है कि जो सीमा विवाद है उसके परिप्रेक्ष्य है, जैसे भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको कहते हैं LAC, और LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी को कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। हिंदी में कहते हैं इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा। अभी समझाता हूं इसका तात्पर्य क्यों ये विवादित है। ठीक है, तो ये LAC। अब LAC, और इससे पहले यदि हम वीडियो देखेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंधों का, तो उसमें वर्ड यूज हुआ है, उसमें वर्ड यूज किया है LOC। तो ये जो LOC है ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान के बीच में। और ये जो LAC है ये सीमा है भारत चीन। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि ये जो LOC होता है यह एक सैन्य या फिर स्वीकार्य सीमा होती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में पहला युद्ध हुआ, और यह युद्ध है युद्ध विराम रेखा से समाप्त हुआ, और यह बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार की गई। तो LAC का एक वैधानिक दर्जा होता है। और जो ये LAC होता है, जो ऊपर पढ़ रहे हैं हम LAC, यह क्या होता है? यह वैधानिक सीमा नहीं होती, यानी कि ये लीगल सीमा नहीं होती। इसीलिए देश जो हैं, जिन देशों के बीच में ये खिंची होती है, वह दोनों अपनी धारणाओं के आधार पर इस रेखा की स्थिति को पूर्व आकलन करते हैं। अर्थात एक देश मानेगा कि ये हमारे देश, ये दूसरे देश की 30 किलोमीटर के भीतर तक है, और अन्य देश मानेगा नहीं ये केवल 20 किलोमीटर तक है। तो ये धारणाओं पर आधारित है। और क्योंकि LAC जो है इसका निर्धारण लीगल नहीं है, तो इसीलिए देश जो हैं, देश की सीमाओं पे खड़े हुए जो सैनिक हैं
वह एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण या फिर इन्फिल्ट्रेशन भी कर देते हैं, जैसे कि 2020 के अंदर हमने गलवान के मामले में देखा था कि चीन ने लद्दाख के अंदर घुसपैठ की थी। तो एक तो ये पॉइंट है। तो सीमा विवाद के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि LAC नाम से खिला, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया LAC। अब इसका संदर्भ क्या रहेगा? इसका संदर्भ ये रहेगा कि 1962 के अंदर, और पहले उस जाने से पहले LAC का वर्गीकरण देखते हैं क्या क्या। तो भारत और चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो LAC है, और जो दोनों ही देश जो है धारणाओं पर आधारित मानते हुए उसकी कोई एक निश्चित स्थान नहीं स्वीकार करते हैं। यही विवाद है और यही समझौता अभी तक दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ। और यह जो है LAC यानी कि LAC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन क्षेत्रों में बटी है। तो दोनों देशों के बीच में जो सीमा है, जो 4057 किलोमीटर लंबी सीमा है, 4057 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, ये तीन हिस्सों के अंदर बटी हुई है। कौन कौन से? पहला हिस्सा जो है ये कहलाता है पश्चिमी क्षेत्र, और ये पश्चिमी क्षेत्र जो है, पश्चिमी क्षेत्र यह कहां पर है? पश्चिमी क्षेत्र जो है ये हमारा लद्दाख में। सबसे ज्यादा विवाद जो है वो इसी क्षेत्र में है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र की LAC में। दूसरा जो है, दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला कहलाता है मध्य क्षेत्र। ये जो मध्य क्षेत्र है ये पड़ता है हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यहाँ विवाद ना के बराबर है। तीसरा जो है वो कहलाता है पूर्वी क्षेत्र, और ये कहां पर है? ये पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अब ये तो रही वर्तमान के अंदर स्थिति। अब ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ? तो इस विवाद के पीछे ऐतिहासिक कारण है, वही अंग्रेजों का भारत पर शासन जो है वह भी बहुत सारी भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में से भारत और चीन का जो विवाद है वो भी अंग्रेजों के द्वारा भारत को विरासत में दिया गया है। किस तरीके से? देखिए, अब देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसकी निर्धारण के लिए तीन नाम आते हैं। एक तो आता है मैकार्टनी, अभी मैं बता दूंगा और इंडिया के मैप पे आपको दिखा दूंगा। मैकार्टनी मैकडोनाल्ड समझौता, यानी कि ये इन दो अंग्रेजों ने इसको किया था 1899 में। किसके साथ में? उस समय जो तिब्बत में सरकार थी। दूसरा जो आता है सेकंड वाला कहलाता है, हाँ ये आया 1899 में। इससे पहले एक हुआ था जॉनसन, ये जॉनसन है, ये भी अंग्रेज है, ये 1865 में। अब क्या क्या है इनका, इन्होंने किस तरीके से किया वो अभी मैं समझाता हूं। तीसरा जो है, तीसरा कहलाता है मैकमोहन। ये मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन, ये इन्होंने निर्धारण किया था भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में, जो आज चीन का हिस्सा है। तो ये जो था 1914 में, ठीक है। तो इन तीनों ने क्या क्या निर्धारण किया था मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये तो हो गया हमारा पश्चिम के अंदर। चलिए वापस यहां एक और चीज, ये है, देखिए, हाँ। अब ये हमारा जो हिस्सा है ये तिब्बत का हिस्सा, हमारे लद्दाख का हिस्सा है। तो लद्दाख में ये सियाचिन है,
यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी लिखा हुआ है। दौलत बेग ओल्डी जो है, ये ध्यान रखना है, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो हवाई पट्टी है वो दौलत बेग ओल्डी है, डीबीओ के नाम से। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है। और इसके उत्तर में जो है ये वाला हिस्सा जो है यहां पर, ये कहलाता है केटू दर्रा, केटू पास या केटू का दर्रा। और यहां पर जो है ये है हमारा सियाचिन, तो लद्दाख का। और यहां पर जो है नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये परिपेक्ष है। तो अब क्या करा, नीचे की तरफ आप देखोगे जॉनसन रेखा दे रखा है। तो 1865 में जॉनसन नाम के अंग्रेज ने सीमा का निर्धारण ऐसे किया कि ये सारा क्षेत्र जो आज ये वाला हिस्सा जो है, ये आज चीन के अधिकार में है, जिसे कहते हैं अक्साई चीन। मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूं, संभवतः इसके पीछे की तरफ। चलिए अभी मैं उसको दिखाऊंगा आपको। तो ये हिस्सा है। तो जॉनसन ने माना कि ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो यहां से है, रेड कलर की। लेकिन जो मैकार्टनी मैकडोनल्ड था, जिसने 1899 में निर्धारण किया, उसने इस अक्साई चीन का पूर्वी हिस्सा, ये पूरा का पूरा अक्साई चीन का है, ये वाला, ये जो मैंने दिखा रखा है यहां से भगवा रंग से, असल में भगवा रंग जो है आज की तारीख में LAC है वास्तविक रूप में। क्योंकि 1962 में जो चीन ने हमला किया था, तो चीन जो है भारत के इस हिस्से तक 1962 में आ गया था। और जब समझौता हुआ तो इस सारे हिस्से को उसने अपने कब्जे में बनाए रखा। ये सारा हिस्सा आज चीन के कब्जे में है। तो मैकडोनल्ड ने कुछ हिस्सा जो है चीन को दिया था, और जो जॉनसन है उसने कुछ भी हिस्सा जो है वह चीन को नहीं दिया था, उसने पूरी की पूरी को ही भारत को सौंपा था। अब चीन जो है इस चीज को स्वीकार नहीं करता, वह मानता है कि जो समझौते उस समय पर हुए थे वह वैध नहीं है, वह ठीक नहीं है, उन्हें वो अस्वीकार करता है। भारत ये मानता है कि जॉनसन की जो लाइन है वही वास्तविक रूप में सही है, क्योंकि उसी का समझौता 1865 में हुआ था। तो दोनों देशों की जो धारणाएं हैं वह निर्धारित करती है कि कौन क्या स्वीकार कर रहा है। एक मिनट, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। चलिए, तो ये रहा। तो तीनों के बारे में जो संदर्भ है वो ये संदर्भ हो गया कि चीन ने किस तरीके से भारत के कुछ हिस्सों को हथियाया हुआ है। तो ये जो धारणाएं हैं ये क्या है वो हमने चर्चा कर ली। और फिर देखते हैं कि अब देखते हैं क्या क्या और उसमें है। तो यहां मैंने जो चीन का हिस्सा बताया था आपको, अब क्या हुआ ये मैंने बताया, यहां पर हम जम्मू कश्मीर को बना दें और ये इस तरीके से। तो यहां पर ये हिस्सा है जो आज चीन ने भारत का हथियाया हुआ है, और ये हिस्सा जो है उसके अनुसार विवादित है, ये वाला, इस पर उसका खुद का कब्जा है। इसको कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन के नाम से। ठीक हो गया। तो ये हमारे दोनों के बीच में विवाद का कारण है। और जो अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत की सीमा लगती है, यदि हम यहां पर बना दें, और ये मैं यहां पर बना देता हूं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, और इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। ठीक है। तो चीन क्या मानता है, चीन ये मानता है कि ये सारा हिस्सा जो है, यानी कि
जो यहाँ तक का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वो हिस्सा जो है वो चीन के अधिकार में है। जबकि हम ये कहते हैं कि ये जो LAC है, जिसका निर्धारण मैकमोहन ने किया था, वो मैकमोहन रेखा जो है वो यहाँ पर गुजरती है। तो हालांकि अरुणाचल प्रदेश में आज भारत का ही अधिकार है और वहां पर भी जो सत्ताधारी दल है वह उसी प्रकार से चुने जाते हैं जैसे देश में कोई अन्य राज्य सरकार। परंतु चीन जो है विवाद को बनाए रखने में अपनी भलाई समझता है और उसे लगता है उसकी विदेश नीति का हिस्सा है, ताकि अपने पड़ोस के जो देश हैं जो आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से उसके सामने बहुत कमजोर है, उन पर दबाव बनाया जाए। हालांकि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर और दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और साथ ही साथ भारत की जो फौज है उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। और ज्यादा दूर क्यों जाए, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल ही माना है कि भाई 4 बार लड़ाइयां लड़ी उन्होंने और चारों बार मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए चीन की ये नीति जो है ज्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन वो नीति को बदलने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो ये है मैकमोहन का जो विवाद है। और यहाँ पर पड़ता है ये देश जो है ये हो गया भूटान, इसका बारे में, ये भूटान है। और ऊपर ये सारा का सारा देश जो है ये चीन है। कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ पर पड़ जाता है म्यांमार, तो ऊपर की तरफ जो है ये सीमा हमारी चीन के साथ ही लगती है, ये वाली ये हिस्सा। तो ये हो गया हमारे दूसरे वाले विवाद का कारण। इसके अलावा और क्या है दोनों देशों के बीच में विवाद? तो देखिए, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, इसको आप मैप पे भी देख लीजिए अगर हम दिखाना चाहें तो। ये धारणा होगी। अब क्या हुआ, जो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जो हमारे यहाँ पर गलवान की घटना हुई, उस गलवान की घटना जो 2020 में हुई, जिसमें भारत के कई सैनिक जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि चीन के सैनिकों की मरने की जो संख्या है वो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्रेस एजेंसियां हैं उनके अनुसार बहुत बड़ी संख्या में चीनी मारे गए। लेकिन चीन क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, इसीलिए वो सूचनाओं को छिपाने में विश्वास करता है, इसीलिए उनका पता नहीं चल पाया, कानूनी तौर पर पता नहीं चल पाया। वैसे तो पता ही चल गया कि अगर दूसरी जांचकर्ताओं की बात करें हम, अमेरिका के अखबार ने, ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने, रूस के अखबार ने उनकी संख्या भी बताई है जो अच्छी खासी है। यानी कि भारत में भारतीयों के जितने सैनिक हताहत हुए उनसे कई गुना ज्यादा। देखिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि ये वाली जो रंग है भगवा रंग, ये तो भारत का मानना है कि ये LAC है और नॉर्मली यही LAC है। अब चीन क्या मानता है, चीन की क्या धारणा होगी? चीन की धारणा है कि वो इस LAC को नहीं मानता, वो यहां तक इसको मानता है। तो क्या होता है कि चीन के जो सैनिक है वो यहां तक आते हैं रेड लाइन तक और यहां से फिर वापस चले जाते हैं। नॉर्मली ये होता था 2020 में गलवान की घटना से पहले। भारतीय सैनिक क्या करते थे, यहां से यानी कि अपने इस हिस्से से आए और यहां तक गए और वापसी चले गए। तो हमारा जो ITBP है, क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की है, तो ये इसकी एक पोस्ट यहाँ पर है और ये भारतीय सेना जो है इसकी पोस्ट ये है। असल में ITBP का काम तो है सीमा की सुरक्षा प्रदान करना और भारतीय सेना का काम है कि लड़ाई के समय पर दुश्मन देश की सीमाओं में घुसना या फिर जो दुश्मन देश में आ गए हैं उन्हें खदेड़ना। तो इन दोनों की पोस्ट जो है इस लाइन के इधर की तरफ है। अब क्या हुआ बाद में, जो गलवान की घटना हुई 2020 में, उसमें यह हुआ कि चीन ने क्या करा, अब ये 10 किलोमीटर की जो लाइन है, जो हमने अभी पढ़ा कि भारतीय सैनिक यहां तक जाते थे इस भगवा रंग की लाइन तक और वापस आते थे, और चीन भी ऐसे ही करते थे, इस रेड लाइन तक आते थे वापस। लेकिन चीन ने क्या करा, अपनी 4 पोस्ट जो है इस दोनों लाइनों के बीच में स्थापित कर दी। तो जब उसने 4 पोस्ट स्थापित करी तो भारत ने इन्हीं जगह पर 8 पोस्ट स्थापित कर दी, जिसकी वजह से ये मुठभेड़ हुई, जिसे गलवान की मुठभेड़ भी कहते हैं। तो भारतीय सेना जो है इसने पोस्ट, अपनी पुरानी पोस्ट पे तो भारतीय सेना ITBP कायम ही रही और इन्होंने इस हिस्से के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी। यही दोनों के बीच में विवाद है, क्योंकि LAC जो है वो धारणा पर आधारित है और दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर LAC का निर्धारण नहीं किया है, इसीलिए विवाद लगातार जारी रहता है।
तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर देखते हैं और क्या बिंदु है भाई। और बिंदु जो है वो हो गया हमारा दोनों देशों के बीच में। एक है पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान ने क्या करा, एक हिस्सा जिसे कहते हैं सक्सगाम की घाटी, सक्सगाम घाटी जो है वो 1963 के अंदर चीन ने कश्मीर को सौंप दी। और सक्सगाम घाटी कहां पर है? सक्सगाम घाटी जो है सियाचिन के पश्चिम में है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, सियाचिन के पश्चिम में, पश्चिम में। अब इसका नुकसान क्या हुआ अभी देखते हैं। नुकसान ये हुआ कि आज जो सीपेक ये बना रहा है चीन, उसने भारत के इस कब्जे वाले क्षेत्र के साथ में एक सड़क निकाली है जिसको कहते हैं सीपेक के नाम से। तो ये हिस्सा है, यहां बना देता हूं बड़ा करके। तो यहां पर जो है ये तो हमारा हो गया, ये सियाचिन, ये सियाचिन है जिस पर हमने हमारा अधिकार है। और 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस पर अपना अधिकार स्थापित किया। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ये सक्सगाम घाटी कहलाती है। जो सक्सगाम, ये सक्सगाम घाटी जो है 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दी। अब और जो एलएसी है वह कौन सी है? तो ये एलएसी है, यहां पर सॉरी एलएसी को, और तो ये तो हमने, ये तो हमारे कब्जे में, ये एलएसी। तो ये गिलगिट और बाल्टिस्तान है। अब क्या करा चीन, और चीन ने एक हाईवे यहां बनाया हुआ है अक्साई चीन से, और वो जोड़ता है इनके तिब्बत को। और उत्तर में इनकी एक प्रांत है जिसका नाम है शिनजियांग, शिनजियांग। और ये अशांत क्षेत्र है जहां उइगर मुस्लिम जो है वो चीन के खिलाफ आतंकी कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो चीन ने क्या करा, चीन ने यहाँ पर एक सड़क बना दी है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हिस्सा जो है, इस हिस्से जो कि अवैध है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये मानता है कि ये विवादित क्षेत्र है। तो कैसे हो सकता है एक विवादित क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान का वैधानिक कब्जा नहीं है, उस जमीन को कैसे वो किसी अन्य देश को दे सकता है? लेकिन उसने कर दिया ये काम। तो अब क्या हो गया, अब चीन जो है, चीन ने यहां से ये सीपैक बनाई है। इसका नाम, इस कॉरिडोर का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका फुल फॉर्म हो गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, या चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक तरीके से भारत के बिल्कुल पड़ोस में आकर इन्होंने सड़क बनाई है। और दोनों देशों के जो संबंध है वो हमारे लिए कभी भी लाभकारी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही देश हमारे साथ में प्रतिद्वंद्विता रखते हैं। जरा देख लीजिए कहां पर है, ये है सीपेक। तो सीपेक क्या हो गया, इधर की तरफ चीन का हिस्सा है, ऊपर की तरफ यहां पर ये चीन है, और यही उइगर प्रांत, उइगर मुस्लिमों का नाम बताया। तो यहां से इन्होंने ये सीपैक बना दिया। और कहां तक जा रहा है, ये जो बलूचिस्तान के अंदर आप रोज सुनते हो कि हमले होते हैं चीन के कर्मचारियों के ऊपर, चीन के नागरिकों पर भी, और पाकिस्तान की सेना पर भी। तो असल में ये हिस्सा जो है ये बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। और इस ग्वादर बंदरगाह का निर्माण जो है और रख रखाव वो चीन स्वयं करता है। तो आप देखिए इधर की तरफ हमारा है यहाँ पर गुजरात, तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में आके बैठ गया है ये। और यहाँ पर क्योंकि ये, और साथ ही साथ इस बंदरगाह के चीन के द्वारा नियंत्रित होने के कारण चीन की जहाज और चीन की पनडुब्बियां जो हैं वह भी यहाँ आने जाने लगी है। तो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा जो है ये सीपैक बन गया है। तो ये है भारत और चीन के मध्य जो विवाद है उनके
कुछ पहलू। इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश है उसके अंतर्गत अन्य जो देश आ जाते हैं, उसमें बांग्लादेश का नाम आ जाता है, वह भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है, बांग्लादेश भारत संबंध, तो सबसे लंबी सीमा जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ ही लगती है और वह है 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो अब बांग्लादेश के अंदर क्या है कि बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ और बांग्लादेश की भारत के आज के 2025 में क्या संबंध है। तो देखिए, बांग्लादेश का जो गठन है, ये बांग्लादेश का गठन हुआ 16 दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध समाप्त हुआ और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपनी राइफल और अपनी पतलूनें भारतीय सैनिकों के सामने उतारकर आत्मसमर्पण किया। इससे ये युद्ध समाप्त हुआ। तो नए देश का गठन हुआ 1971 में। अब इस गठन के अंदर जो है वह क्या, भारत की हिस्सेदारी क्या थी। तो इसके अंदर एक तो मुक्ति वाहिनी नाम का बंगालियों का एक सैन्य संगठन था, जिसको भारत के सैनिकों ने प्रशिक्षण दिया। बांग्लादेशी स्वतंत्रता समूह था, जिसको हथियारबंद ट्रेनिंग दी गई। इसने लड़ाई में हिस्सा लिया और इस प्रकार से भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तान के सैनिक, जिन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया हुआ था और लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे, और उस दौरान वहां के जो नागरिक है और खास तौर से जो गैर मुसलमान हिंदू थे, यानी कि गैर मुसलमान का मतलब वहां पर जो बड़ी संख्या में हिंदू थे, उनके ऊपर जब ज्यादा अत्याचार होने लगे तो उन्होंने भारत के सीमा की तरफ उन्होंने रुख किया और बड़ी संख्या में भारत में इन शरणार्थियों का आना जाना शुरू हो गया। जब भारत सरकार ने ये देखा, और उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, कि बांग्लादेशियों की इतनी बड़ी संख्या में शरणार्थी यदि भारत की तरफ रुख करेंगे तो भारत के संसाधनों पर बड़ा भार पड़ेगा। तो इसीलिए श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देश पर भारतीय सेना ने यहाँ पर बांग्लादेश में पहुंचकर बांग्लादेशियों की मदद करी और पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण करा, जिसको हम कह रहे हैं 16 दिसंबर 1971। बांग्लादेश के जो संस्थापक है, बांग्लादेश के संस्थापक, वह या फिर कह लीजिए उनके राष्ट्रपिता कुछ हद तक, हालांकि ये शब्द सही नहीं है, संस्थापक माना जाता है जिनको कहते हैं बंगबंधु। उनका नाम है मुजीबुर रहमान। ये मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पहली सरकार का गठन हुआ। इन्हीं को कहते हैं बंगबंधु, बंगालियों के मित्र कहते हैं, तो बंगबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया हुआ था। राजनीतिक दल जो है वह 2 राजनीतिक दल है बांग्लादेश में। राजनीतिक दल 2 प्रमुख है। एक तो कहलाती है आवामी लीग। ये जो आवामी लीग है, इसी की स्थापना करी थी मुजीबुर रहमान ने। हालांकि बाद में 1974 में मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार समेत सैन्य तख्तापलट के दौरान हत्या कर दी गई, परंतु उनकी एक बेटी जीवित बची जो उस समय विदेश में थी, और वही शेख हसीना बांग्लादेश की लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनी, परंतु 2024 में उनका तख्ता पलट करके उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया और आज वो भारत में शरणागत है। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है। तो आवामी लीग जो है, इसी की जो नेता थी वह थी शेख हसीना, जिनको 6 अगस्त 2019 को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये
लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनी और फिर इन्हें 6 अगस्त 2019 को देश से भागना पड़ा, जो एक प्रकार की अवैध जो है वो तख्तापलट था, जिसे पश्चिमी देशों ने और भारत के प्रति जिन लोगों को बिल्कुल भी मोह नहीं है और भारत के पड़ोस को खराब करना चाहते हैं ताकि अशांति बनी रहे, उन्हीं के समर्थन से फिर बाद में वहां पर मोहम्मद यूनुस नाम का एक व्यक्ति जो है वह मुख्य सलाहकार के पद पर तैनात हो गया, जिसका वहां के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, परंतु पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसे समर्थन कर रहा है। तो पद अवैध होते हुए भी आज वही इसका वास्तविक सत्ताधारी बना हुआ है। तो अवामी लीग और दूसरी जो पार्टी है वहां पर प्रमुख वह कहलाती है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी मुखिया जो है वो है खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसकी मुखिया कौन है? बेगम खालिदा जिया। तो नॉर्मली ऐसा हो रहा था कि एक बार तो शेख हसीना की सरकार बनती थी और एक बार बेगम खालिदा जिया की। हालांकि बेगम खालिदा जिया जो है ये भारत के प्रति रुख इनका कठोर रहता है और कट्टरपंथी जो तत्व हैं समाज में उनको समर्थन करती है, इसीलिए इनका भारत में इनका सत्ता में आना जो है भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होती। ये है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो वर्तमान में क्या स्थिति है और भारत के साथ इसके संबंधों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या क्या है। देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में ये है कि यहाँ पर जो सरकार है वो नाम को है जनता ने नहीं चुनी। 2019 से लेकर वर्तमान के अंदर मोहम्मद यूनुस जो एक प्रकार के पश्चिम का एजेंट माना जाता है, मोहम्मद यूनुस जो है ये मुख्य सलाहकार के जैसे एक पद पर तैनात होकर वर्तमान में कार्यरत है। इसे जनता ने नहीं चुना, बस स्टूडेंट्स का नाम लेकर जो है वह आगजनी और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, हिंसा भड़कनी शुरू होगी और शेख हसीना जो थी प्रधानमंत्री, उन्हें अपनी जान बचाकर सेना की मदद से और भारत के मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश से निकाला गया। तब से यानी कि 6 अगस्त 2024 से ये सत्ता पर बना हुआ है। 2024 ही लिखा होगा मैंने ऊपर की तरफ, 19 तो नहीं लिख दिया, यहाँ पर मैं देखना चाह रहा हूँ जी, और 2019 गलती से लिख दिया है। तो वो है जब भारत के अंदर 370 को हटाया गया था। यहाँ तो हमें अगस्त 2024 लिखना है क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। तो ये माय मिस्टेक कि मैंने उस टाइम पर संभवतः 17 ही लिख दिया। 2017 को तो भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था कि 370 जो अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर का, उसके जो प्रावधान जो भारत की राष्ट्रीय एकता में आड़े आ रहे थे उनको हटाया गया था। तो वर्तमान में सरकार जो है ये मोहम्मद यूनुस की है जो मुख्य सलाहकार कहलाता है। अब क्या है संबंध, हमारे जो दोनों देशों के जो संबंध है उसमें एक तो आर्थिक आधार है। आर्थिक आधार यह है कि बांग्लादेश जो है बड़े पैमाने पर सूती कपड़ों के निर्यात के लिए जाना जाता है और उस सूती कपड़ों के लिए बहुत सारा कच्चा माल जो है वो भारत से ही आयात करते हैं। तो भारत सरकार ने भी इनको अपने कपड़ों के निर्यात के लिए बहुत सारी सुविधाएं, भारत के बंदरगाह का इस्तेमाल करने की सुविधा भी दे रखी थी, क्योंकि बांग्लादेश की यदि आप देखोगे तो बांग्लादेश जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है खुलता है और यहाँ पर देखेंगे और बाकी 3 तरफ जो है वो भारत से ही घिरा हुआ है। तो इसलिए भारत के मदद के बगैर जो है ये देखिए, तो बांग्लादेश की जब अगर आप सीमा देखोगे तो यहाँ पर आप
ये देखिए, तो यहाँ पर तो कोलकाता लिखा है, यानी कि पूरा पश्चिम बंगाल है। यहाँ तक ये जो सीमा है ये इसकी बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई है। और नीचे की तरफ जो है ये हो गया बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए यहाँ से रास्ता नहीं, बंगाल की खाड़ी कहलाती है। तो भारत के समर्थन से क्या हो रहा था, ये बड़े अपने निर्यात को वह सड़क के रास्ते भी भेज रहा था, और सड़क के रास्ते कहां तक भी जा रहा था। ये जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये नेपाल है, तो यहाँ नेपाल है, और ऊपर की तरफ जो ये दिखाई दे रहा है येलो कलर, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर है भूटान। तो यदि आप इसको देखोगे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में भारत का क्षेत्र आता है जो पश्चिम बंगाल का पड़ता है। उसी प्रकार से भूटान और बांग्लादेश के बीच में पश्चिम बंगाल और बड़ा हिस्सा जो है असम राज्य का लगता है। तो इन देशों के अंदर भी यदि इसे अपना सामान भेजना है और वहां से मंगाना है, तो उसके लिए उसे भारत के सड़क रास्ते की आवश्यकता है। तो भारत ने इसको ये सुविधा दी हुई थी, लेकिन जब से 2024 में मोहम्मद यूनुस आया है, तब से दोनों देशों के बीच में संबंध जो है वह बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। उसका कारण यह भी है कि मोहम्मद यूनुस जो है आए दिन भारत विरोधी बयान देता है, और ऐसे बयान देता है जो सपने में भी सच नहीं हो सकते, लेकिन वो दे देता है। तो इसलिए भारत ने बहुत सारी सुविधाएं उनकी समाप्त कर दी कि भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल नहीं होगा, भारत की सड़कों का इस्तेमाल नहीं होगा, तो काफी हानि उसको हो रही है। इसके अलावा भारत को भी लाभ था। क्या लाभ था भारत को? देखिए, भारत को ये लाभ था कि जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे मिजोरम है, तो यदि हम और ऊपर की तरफ, तो अगर मुख्य भूमि से मिजोरम तक जाना हो, मान लीजिए मिजोरम की कैपिटल होगी आइजोल, तो यहां तक जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता है? ये रास्ता है। तो ये काफी लंबा रास्ता पड़ता है, और अगर हम कलकत्ता से सीधे पार कर और इधर पहुंच जाए तो ये रास्ता छोटा था। तो जब शेख हसीना की सत्ता थी यहाँ पर, तो दोनों देशों के बीच में बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेनें भी शुरू करी गई थी, एक तो कलकत्ता से ढाका तक, और एक इनका बड़ा हिस्सा है जो औद्योगिक केंद्र है, उसका नाम है खुलना। तो यहाँ तो कलकत्ता से खुलना तक और कलकत्ता से ढाका तक। इसके अलावा जो यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहां के साथ में भी हम इस रेल की पटरी को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो दोनों देशों के बीच में, और इससे दोनों देशों को लाभ ये हो रहा था कि जब भारतीय सामान उनकी भूमि से निकलेगा तो उन्हें किराया मिलेगा, और भारत को ये लाभ था कि भारत के ये राज्य जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, इधर मणिपुर है, तो वहां तक के लिए रास्ता जो है वह कम समय में तय हो रहा था। तो दोनों देश जो हैं इस 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 व्यापार से और इस परिवहन से, संपर्क मार्ग से लाभ उठा रहे थे। परंतु जैसे मैंने कहा कि हाल के दिनों में जब से ये आया है मोहम्मद यूनुस, तब से संबंधों में कड़वाहट है, और वह ये भी कह रहा है कि उसके बयानों में कि हम जो है, ये जो गलियारा है हमारा, जिसको चिकन नेक कहते हैं, लेकिन सही मायने में तो इसको कहेंगे लायंस नेक, क्योंकि आज भारत एक शेर के सरीखा राष्ट्र है, जिसको छूने का मतलब है अपने को नुकसान पहुंचाना। तो चिकन नेक शब्द पुराना हो गया, अब हम इसे कह सकते हैं लायंस नेक। तो उसके दिमाग में ये फितूर आया, और पाकिस्तान के शायद भड़काने पर या उसके समझाने पर कि हम इस चिकन नेक को आर पार कर लेंगे। तो चिकन नेक को अगर यहाँ पर कब्जा हो गया, मतलब ख्याल है उसके, तो ऊपर की तरफ भूटान, चीन और इधर नेपाल के साथ हम जुड़ जाएंगे। वह ये भूल जाता है कि उसके ये चिकन नेक भी है, ये हिस्सा जो है चिकन नेक है। तो अगर हमने त्रिपुरा से अपनी भूमि को यहाँ तक फैला दिया, तो ये सारा बांग्लादेश का हिस्सा जो है पूरी तरह कट जाएगा। तो भारत का यदि एक चिकन नेक वो है, तो बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है। एक तो ये हो गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या है? कॉक्स बाजार, यहाँ पर चिट्टागोंग, यानी कि उनके आर्थिक कई सारे केंद्र जो है, खासतौर से बंदरगाह, वो इस भूमि पर लगते हैं। तो यदि हमने ये काट दिया तो ये हिस्सा जो बांग्लादेश का अलग हो जाएगा, और यदि हमने इस गर्दन को काट दी, सीधे हम आर पार हो गए और असम तक पहुंच गए, तो ये हिस्सा जो है ये भी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसका एक गला है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारे संबंधों में हाल के दिनों में आने वाली कड़वाहट और तनाव के
कुछ परिप्रेक्ष्य है। इसके तो आर्थिक आधार को हमने बता दिया। इसके अलावा आर्थिक आधार क्या था? व्यापार। और फिर क्या था? दोनों देशों के साथ संपर्क। हम दोनों देशों ने, और बहुत सारी नदियां हैं जो दोनों देशों के बीच में बहती हैं, खास तौर से गंगा जी। जैसे गंगा जी है, तो गंगा जी के साथ में एक समझौता हुआ है जिसको कहते हैं भारत बांग्लादेश गंगा जी का समझौता। 1996 से लेकर और 2026 तक के लिए समझौता हुआ है। क्योंकि गंगा जी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल और में पहुंचने के बाद बांग्लादेश की सीमा के पास दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा तो पश्चिम बंगाल में बहता है। यहाँ पर ये ऐसे देखिए, यहाँ पर जो गंगा जी है वो आई और गंगा जी का एक हिस्सा चला गया यहाँ पर बांग्लादेश में, जिसे पद्मा कहते हैं, और एक हिस्सा हमारे बंगाल में कलकत्ता होते हुए और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देता है। इसे कहते हैं हुगली नदी। तो ये गंगा जी जो है वो भारत से ही बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। तो दोनों देशों के बीच में 1996 में जो समझौता हुआ था वह अब समाप्त हो रहा है 2026 में, यानी कि अगले वर्ष। और यदि दोनों देशों के बीच में संबंध ऐसे ही खराब बने रहे तो संभवतः भारत जो है इस समझौते के अंदर ऐसी शर्तें रखेगा जिससे बांग्लादेश को नुकसान ही होगा। इसको वो समझ नहीं रहा कि भारत से झगड़ा करके उसे नुकसान कितना है, लेकिन वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे भी रहा है। ये हो गया बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध। और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा पर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है हमारी BSF की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है या सीमा सुरक्षा बल वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा प्रदान करता है। चीन के साथ जो सीमा है उस पर ITBP सुरक्षा उपलब्ध कराता है। फिर अन्य देश देख लेते हैं। एक देश और है जिसको कहा जाता है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में क्या है कि म्यांमार के साथ ये देखते हैं कि म्यांमार भारत और म्यांमार, तो इनके बीच में जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर लंबी है। और भारत के जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ ही है म्यांमार की। दूसरा राज्य हो गया नागालैंड, तीसरा राज्य हो गया मणिपुर, और चौथा राज्य हो गया मिजोरम। इनके साथ में सीमा लगती है। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम। और इन दो का ही खास तौर से नाम जो आता है म्यांमार के संबंध में वो मिजोरम का ही नाम आता है। असल में क्या है कि भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार के बीच में जो पहाड़ी है, जो पर्वत है, उन्हें कहते हैं पूर्वांचल, और उसके अंतर्गत नाम आता है अरकन योमा का या रखाइन पर्वत। अभी बताता हूँ। यहाँ पर हम ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो म्यांमार है इसके साथ में ये है पर्वत जिन्हें कहते हैं रखाइन या अराकान योमा। ये रखाइन या अराकन योमा, ये वलित पर्वत है, यानी कि मोड़दार पर्वत है जिनका निर्माण बर्मा की प्लेट के भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट से टकराने से हुआ है। और इन्हीं का विस्तार जो है नीचे अंडमान निकोबार कहलाता है। वो हमारा दूसरा विषय है, उस पर नहीं जा रहा। तो ये क्या है, अब आपको मैंने अभी दिखाया था, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। और ये हमारे राज्य हैं जिनको कहते हैं ये मिजोरम, और ऊपर की तरफ जो है मणिपुर, यहाँ पर नागालैंड, और ऊपर जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से है। तो ये हमारे राज्य हो गए। यहाँ नागालैंड, ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश, ये मणिपुर, ये राज्य हो गया मणिपुर, और सबसे नीचे जो दे रखा है
ये वाला राज्य है मिजोरम, ये वाला। और इस सीमा पर जो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी जो है वह जिम्मेदारी है हमारे असम राइफल को, जो भारत का सबसे पुराना सुरक्षा बल है, जिसकी स्थापना जो है 1835 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। तो वो इस पूरे क्षेत्र में म्यांमार की सीमा के साथ सुरक्षा उपलब्ध कराता है। अब इस अराकान योमा के दोनों तरफ जो लोग रह रहे हैं इन क्षेत्रों में, तो ये जो है ये सांस्कृतिक, सामाजिक और जातिगत रूप से वह मिजोरम नागा और मणिपुर की जो जनजातियां हैं, जिन्हें मिजो जनजाति भी कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ मणिपुर के अंदर भी वह जनजाति है। तो उन जनजाति का संबंध जो है सांस्कृतिक और नस्ली आधार पर म्यांमार में रहने वाली जो जनजाति के साथ में है। तो इन दोनों के बीच में ये संबंध है, ये कहलाती है। यहाँ की जो जनजातियां हैं उनका नाम मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर भारत में मतलब है इन पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार सीमा पर स्थित जनजातियां, ये जनजातियां जो हैं इन्हीं को कहते हैं जो जनजाति। जो या राज्य जो पड़ता है म्यांमार का उसे कहते हैं चिन। तो चिन राज्य के अंदर जो चिन जनजाति है और जो जनजाति है, यह नस्ली और सांस्कृतिक आधार पर और वैसे भी उनका संबंध इन राज्यों के साथ में है। तो इसलिए क्या हुआ कि 1950 के अंदर दोनों देशों के साथ, भारत और म्यांमार जो है इन दोनों के साथ में 1950 के दशक में एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं मुक्त आवागमन समझौता, फ्री रिजीम मूवमेंट समझौता। इसे कहते हैं मुक्त आवागमन समझौता। ये समझौता हुआ, इसी को कहते हैं FMR या फ्री मूवमेंट रिजीम। दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे के साथ संपर्क और आवाजावी बनी रहे, इसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि जो 40 किलोमीटर तक की सीमावर्ती क्षेत्र होंगे, किसके, भारत के और म्यांमार के, वह जो है 7 दिनों के लिए इन देशों में एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं। उन्हें वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी कागजात दोनों देश सहमत होंगे उनको दिखाकर ये आ जा सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, किसी देश में जाने के लिए वहां के दूतावास से लेना पड़ता है वीजा, और आपको या भारत सरकार से बनवाना पड़ता है पासपोर्ट, लेकिन यहाँ पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, उसके बाद ये स्थिति हो गई कि कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि ये जो आ जा रहे थे लोग, उनके आने जाने पर ये सुरक्षा एजेंसियों ने और मणिपुर के मुख्यमंत्री खास तौर से उन सब ने ये दावा किया कि इनके आने जाने की वजह से संघर्ष हो रहा है, गृह युद्ध जैसी स्थिति इन राज्यों में बन गई है। क्योंकि जो आसानी से आ जा सकते हैं और जिनका संबंध भारत में लोगों के साथ में है, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस म्यांमार जा सकते हैं। तो यदि ऐसी कोई घटना गैर कानूनी को अंजाम दिया जा रहा है तो उनको पकड़े कैसे। तो इसको देखते हुए आज स्थिति क्या होगी कि ये 40 किलोमीटर को बाद में घटाकर कर दिया गया 16 किलोमीटर, और आज जो है वर्तमान 2025 में ये घटकर रह गया है 10 किलोमीटर। तो वर्तमान के अंदर केवल 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ही यह दोनों देश के नागरिक आ जा सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। अभी तक दोनों देशों के बीच में क्योंकि बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, तो इसलिए ये कहा गया कि इसको जो है बाड़ खुला रखा जाएगा। लेकिन अब जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है उनका ये कहना है कि हम जल्दी इसके ऊपर बाड़ लगाने का काम भी करेंगे। तो ये संबंध हो गया
1950 के समझौते के अंतर्गत। अब म्यांमार के साथ में क्या दिक्कत है? म्यांमार के साथ राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ी समस्या है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त करी और यहाँ पर जो है ये देश जो है ये बौद्ध बहुल है और बड़ा धर्म का प्रभाव भी है। अब दुर्भाग्य रहा कि इस देश के अंदर लगातार जो है वो सैन्य तख्तापलट के कारण यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वह जम नहीं पाई, के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हुए यहाँ पर चुनाव तो कराया गया, लेकिन 2021 में जो चुनी हुई सरकार थी उसको ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया, तख्तापलट हो गया, सेना ने सत्ता जमा ली कि उन्होंने जो है चुनाव के अंदर धांधली करी थी। तो इस प्रकार से 2021 से यहाँ पर सेना या जुंता, सेना का शासन है और गृह युद्ध जो है वो बन गया है। गृह युद्ध यहाँ पर लगातार चल रहा है। गृह युद्ध का कारण है कि इस देश के अंदर प्रचुर मात्रा में दुर्लभ धातु मिलती है, जिसके पीछे चीन और अमेरिका वो लगातार इस क्षेत्र के अंदर अलग अलग गुटों को समर्थन देकर इस आपसी झगड़े को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ये जो हिस्सा है म्यांमार का, ये एक उस का भाग कहलाता है जिसको कहते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि यहाँ पर जो मादक पदार्थ हैं और मानव तस्करी है उसका बड़े पैमाने पर यहाँ पर आवाजावी होती है। तो मादक पदार्थ जो है का बड़ा उत्पादक है, यानी कि अफीम का बड़ा उत्पादक इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक है म्यांमार। उत्पादक म्यांमार, ठीक है, ये इसके संदर्भ रहता है। और एक हिस्सा कहलाता है बड़े, जहां पर बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों का उत्पादन और व्यापार होता है, उसे कहते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज जो होता है का अर्थ है कि इसमें 3 देश आते हैं। एक तो म्यांमार, एक आता है थाईलैंड और सी जो है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये 3 देश हैं जिनको इस नाम से जाना जाता है। यहां पर चलिए 3 देश वहां पर आपको अभी देखे थे। अब इसके अलावा अन्य पॉइंट क्या आएंगे इसमें? देखो, अब एक पॉइंट और है कि दोनों देशों के साथ में यह, यानी कि म्यांमार जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, म्यांमार देश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क मार्ग को छोटा करने में भी भूमिका निभा सकता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, कैसे अभी मैं दिखाता हूं, उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ संपर्क मार्ग को छोटा करने में भूमिका निभा सकता है। और इसके लिए एक परियोजना है, उसको कहते हैं कलादान परियोजना, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जो संपर्क मार्ग है वो बहुत ही कम दूरी का रह जाएगा। किस तरीके, और इस परियोजना का नाम क्या है अभी मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। परियोजना का नाम है जैसे कलादान परियोजना। ये कलादान नदी है जो म्यांमार से निकलने के बाद फिर आती है मिजोरम में
और मिजोरम में बहने के बाद फिर म्यांमार के अंदर चली जाती है। अभी मैप में देखेंगे कलादान परियोजना, इसमें बंदरगाह का नाम आएगा सितवे। देखिए ये जो हिस्सा है, जैसे यहां पर देखिए ये म्यांमार है और यहां पर नदी मैं अभी बना देता हूं, ब्लू कलर से। यहां पर एक नदी है इस तरीके से, ये ऐसे शुरू होती है, इसका नाम है कलादान। दोनों देशों की सीमा पर बहेगी और उसके बाद फिर ये ऐसे, फिर ऐसे करके ये यहां पर जहां ये लिखा हुआ है सितवे, ये सितवे लिखा हुआ है, इस सितवे के ये बंदरगाह है। इस बंदरगाह, ये बंदरगाह इस नदी के मुहाने पर है। तो ये नदी म्यांमार से निकली, कलादान, इसी नदी को कहते हैं कलादान नदी, कलादान। इसीलिए इस परियोजना का नाम कलादान परियोजना रखा गया। तो यहां से निकलने के बाद फिर ये दोनों देशों की सीमाओं पर, और खास तौर से राज्य कौन सा है, ये हमारा राज्य जो है ये है मिजोरम, ये मिजोरम राज्य है, और ये त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा है। तो इस तरीके से ये फिर जहां जाता है, तो यदि हम कलकत्ता जो बंदरगाह है हमारा उसको जोड़ दें, तो अगर मिजोरम की रास्ते की बात करें, मान लीजिए यहां से आए तो ये एक लंबा रास्ता आएगा, बहुत लंबा। उसकी जगह यदि यहाँ से सितवे बंदरगाह से पलेतवा तक हम नदी के द्वारा और फिर सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचा जा सकता है। तो इससे ये रास्ता जो है काफी छोटा है और ये दूरी केवल 540 किलोमीटर की है, जिसकी तुलना में ये दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर के आसपास बैठती है। तो ये हो गया हमारा इसके साथ में जो म्यांमार के साथ जो हमारा संबंध की बात करेंगे। और साथ ही साथ म्यांमार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में, भारत के नागा विद्रोही जो भारत, इन लोगों को यदि म्यांमार में शरण मिलेगी तो ये भारत को और अधिक नुकसान पहुंचा पाएंगे। म्यांमार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का मतलब है चाहे वहां सेना का ही शासन क्यों ना हो, यदि उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहेंगे तो इन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और आए दिन हम सुनते रहते हैं भारत जो है यहाँ ड्रोन के भी हमले करता है, भारत की जो भारतीय सेना जो है वो भी खुफिया यहाँ पर अभियान चलाकर इन उग्रवादियों को मारने का काम करती है। तो इसलिए म्यांमार के साथ हमारे संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो देश हैं जिनके साथ में हमें पढ़ना है वो हो गए भारत और नेपाल के साथ। तो भारत और नेपाल के साथ, नेपाल, तो नेपाल के साथ में भारत की खुली सीमा है, यानी कि पासपोर्ट आदि की आवश्यकता नहीं है दोनों देशों को एक दूसरे के देश में जाने के लिए, ना पासपोर्ट और ना ही जरूरत है वीजा की। तो इस दृष्टि से नेपाल जो है वह विशिष्ट स्थान रखता है। और नेपाल जो है इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि नेपाल जो है वह 2008 तक, क्योंकि यह हिंदू बहुसंख्यक है, तक विश्व का या संसार का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होता था, संसार का एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र था, एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र था। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया सरल सा कि बहुसंख्यक हिंदू कौन से देश में भारत के अलावा निकलता, घोषित राष्ट्र था। और इसकी स्थिति क्या है, ये ऐसा देश जो दो ताकतवर प्रतिद्वंदी देशों के बीच में रहता है भौगोलिक रूप से, जिसकी वजह से वह दोनों प्रतिद्वंदी देश आपस में टकराते नहीं है और उनके बीच में दूरी बनी रहती है। ऐसे देश को बफर राज्य कहते हैं, बफर कहते हैं। बफर का मतलब है वह भौगोलिक
आधार पर छोटा राष्ट्र जैसे नेपाल और भूटान जो दो बड़े भौगोलिक रूप से बड़े दो बड़े भौगोलिक प्रतिद्वंदी जैसे भारत और चीन प्रतिद्वंदी राष्ट्रों के बीच में होता है के बीच में स्थित हो जिस कारण दोनों प्रतिद्वंदी देश आपस में टकराते नहीं है, उनके बीच में जो टक्कर है वह बच जाती, कारण दोनों प्रतिद्वंदी देश आपस में टकराते नहीं है क्योंकि भौगोलिक रूप से दोनों एक दूसरे से दूर हैं, उसको कहते हैं बफर राज्य। तो यहां बफर राज्य के रूप में नेपाल को जाना जाता है। इसके अलावा भूटान को भी यही कहते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे नेपाल के साथ जो संबंध है वह मैत्रीपूर्ण रहे हैं और 1950 में भारत नेपाल समझौता हुआ, भारत नेपाल मैत्री समझौता। वर्ष का ध्यान रखना आपको, यह है मैत्री समझौता 1950 के अंदर। इसके अंतर्गत ही ये कहा गया कि भाई दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में रोजगार करने के लिए, व्यापार करने, इवन यूपीएससी के आप फॉर्म देखोगे मेंस का तो उसमें लिखा होगा कुछ सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं के लिए नेपाल और भूटान के नागरिक जो हैं वो अर्हता या योग्यता रखते हैं, तो इसलिए सारे विकल्प जो हैं वो दिए गए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा कि दोनों देशों के जो सेना अध्यक्ष है, देशों के सैन्य जनरल, जो सेना के जनरल है, उनको एक दूसरे देश के अंदर दोनों देश के सेना जनरल को एक दूसरे में मानद जनरल की रैंक दी जाती है, यानी कि भारतीय सेना की जनरल की रैंक, भारतीय सेना के जो जनरल है वह नेपाल जाएंगे और नेपाल की जो राष्ट्रपति है वो उसको नेपाली सेना के मानद जनरल, मानद का मतलब है जिसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता और केवल कहने भर को होता है, उसी प्रकार से नेपाल के जो सेना के जनरल है वह भारत आएंगे और भारत की राष्ट्रपति हमारी जो महामहिम है मुर्मू जी, वह उनको, द्रौपदी मुर्मू जी, वह उनको भारत के मानद जनरल की उपाधि प्रदान करेंगी। और भारत के अंदर जो ये पहला मानद दर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो है हमारे पहले भारतीय जनरल जिनका नाम है करियप्पा। उनके ही जन्मदिन को या जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला 15 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वो हमारे यहाँ सेना दिवस मनाया जाता है। तो पहले करियप्पा थे जिनको नेपाल में मानद जनरल का दर्जा प्रदान किया गया। अब दोनों देशों के साथ में जो संबंध है उसमें भी कुछ हद तक वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया है और बदलाव आया है कम्युनिस्टों से। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 1990 में राजशाही में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई। असल में राजशाही यानी कि राजा का ही शासन था, लेकिन 1990 के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा किया जाने लगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूत्रपात। परंतु जो असली घटनाएं थी वह बाद में हुई
कि यहाँ पर जो माओवादी जो थे, माओवादियों ने खूनी संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया, और उनका ये, और चूंकि चीन का समर्थन था तो जाहिर बात है इन्होंने वो सारी पुरानी परंपराओं को दरकिनार करते हुए मांग करी कि राजशाही का अंत हो। और इसका अंत इस तरीके से हुआ, बहुत ही दुखद था, कि जहां पर एक उत्तराधिकारी जो राज परिवार का उत्तराधिकारी था, उसी ने खाने की टेबल पर गोली चलाकर सारे परिवार को मार दिया और स्वयं भी मारा गया। तो एक ही झटके में पूरा राज परिवार जो है खत्म हो गया। उसके बाद उस राज परिवार के, या जो यहाँ के राजा थे, उनके भाई ने कुछ समय तक सत्ता संभाली, लेकिन अंततः उन्हें सत्ता को त्यागना ही पड़ा। और 2008 में राजशाही, जो 240 सालों से चली आ रही थी, राजशाही की समाप्ति होगी, राजशाही की समाप्ति। और 2015 में नया संविधान लागू हुआ। 2015 में नया संविधान लागू हुआ। और अब परिस्थिति क्या है 2025 में? वहां पर जैनजी विद्रोह का नाम आप सुन रहे हो। तो जैनजी क्या है? असल में यहाँ पर जो राजनीतिक सत्ता है, उन्हें 2008 के बाद किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया, और गठबंधन की सरकारें बनती रही। जो माओवादी थे, जो हथियार उठाकर लोगों को मार रहे थे, वो सत्ता के हिस्सेदार बन गए चीन के समर्थन से और विदेशी शक्तियों के दबाव से। तो अंततः क्या हो गया, वहां राजनीतिक भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। और परिणाम क्या हुआ? 2025 में जेन जी, यानी कि जनरेशन जेड, इसे ही जैन जी कहते हैं, जैन जी विद्रोह हुआ। यानी कि वह युवा जिनका जन्म 1997 से लेकर और 2012 के बीच में हुआ है, उनको जैन जी कहते हैं। यानी कि ये वो युवा हैं जो पैदा होते टाइम ही स्मार्टफोन और डिजिटल युग के अंदर रहे, और जिनके लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन लेन देन बड़ा सहज है, उन्हीं को जेन जी कहा गया। उसके बाद के जो पैदा हो रहे हैं उनको कहते हैं जनरेशन अल्फा। तो इसलिए इनको जेन जी कहा, क्योंकि युवाओं ने जो है सड़कों पर उतर कर कोहराम मचा दिया और अंततः सरकार को भागना ही पड़ा। और इस टाइम पर वहां पर जो समझौते होने के बाद वहां पर नई प्रधानमंत्री भी बन गई है, उससे हमारा कोई फिलहाल संबंध नहीं। अब नेपाल के साथ जो विवाद है वो देख लेते हैं। नेपाल के साथ जो विवाद है, विवाद क्या है? विवाद है बच्चों, इसको कहते हैं, इस विवाद का कारण जो है वो 3 क्षेत्र हैं जिनकी, जो नेपाल की सीमा के पास है। और नेपाल ने चीन के उकसाने पर इन क्षेत्रों पर, 3 क्षेत्रों पर नेपाल ने दावा पेश किया है, और उसका कहना है कि ये जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, ये वास्तविक रूप में नेपाल के क्षेत्र हैं, जिनको भारत ने अपने गैर कानूनी कब्जे में किया हुआ है। तो इनको जरा देख लें कौन कौन से हैं। ये तो अलग हो गए हमारे। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए, इधर तो नेपाल है, ये नेपाल है, यहाँ पर ये नेपाल है, और ये सीमा जो है ये है चीन की। ये जो सीमा है यहाँ पर चीन है। तो ये 3 क्षेत्र हैं, कौन कौन से? एक तो लिम्पियाधुरा, ये पिथौरागढ़ जिला पड़ता है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें 3 क्षेत्र आते हैं, लिम्पियाधुरा, एक आ गया हमारा काला पानी, जहां से काली नदी निकलती है, काला पानी, जिसको यूपी में प्रवेश करने पर शारदा नदी कहते हैं, और एक है लिपू लेक।
अब ये 3 क्षेत्र पर नेपाल जो है अपना दावा पेश कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसने कहा कि जो पहला आंग्ल नेपाल युद्ध था, जो 1814 से 16 तक चला, वह एक संधि से समाप्त हुआ, जिसको कहते हैं सुगोली की संधि। ये जो सुगोली की संधि है, इस संधि के अंदर अंग्रेजों और नेपाल के सेनापति के बीच में समझौता हुआ कि ये जो नदी है, काली नदी, इसको नदी को दोनों पक्ष एक दूसरे के मध्य सीमा के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक हो गया, अब तक कोई दिक्कत नहीं रही। परंतु हाल ही के दिनों में, यानी कि 2008 में, जब से वहां पर कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ा है, तब से वो भारत के साथ किसी न किसी विवाद को ढूंढ रहे हैं, ताकि भारत की जो पकड़ है, रोटी बेटी का जो रिश्ता है नेपाल के साथ भारत का, वो कमजोर पड़ जाए और चीन की जो पहुंच है नेपाल में वो ज्यादा हो जाए। यही कारण है कि ये किया जा रहा है। तो नेपाल ने क्या करा? नेपाल ने एक नई बात कही। उसने कहा ये नदी जो है, वह नदी यहां से निकल रही है। अब पहाड़ों में नदी का जो उद्गम है, उसको देखना बड़ा कठिन काम होता है। तो उसने कहा कि ये काली नदी जो है, यहां से ना निकलकर यहां से निकल रही है। जब ये काली नदी यहां से निकल रही है, तो ये सारा क्षेत्र जो है वो नेपाल के अधिकार में आना चाहिए। इस तरीके की बेतुकी बातें करके वो भारत के साथ लगातार विवाद बनाए हुए है, और इस विवाद को उन्होंने यहाँ तक पहुंचा दिया है कि संसद के अंदर उन्होंने एक नया नक्शा पारित करा है, जिस नक्शे के अंदर इस क्षेत्र को उसने अपना स्वयं का दिखाया है। यही काली नदी या महाकाली, जिसको नेपाल में कहते हैं, यही महाकाली नदी जल विवाद कहलाता है। तो ये हो गया हमारा इसके साथ में। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हो गए? जैसे मैंने कहा, एक तो है पहला लिम्पियाधुरा, लिम्पियाधुरा। दूसरा हो गया काला पानी, और तीसरा एक दर्रा है, जिस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भारतीय श्रद्धालु जाते हैं। तीसरा जो है वह कहलाता है लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा। ये तीनों की तीनों कहाँ है? पिथौरागढ़, कौन से में? उत्तराखंड। ये हो गया हमारा नेपाल के साथ जो हमारे संबंध है। इसके अलावा भारत के जो श्रीलंका के साथ संबंध है उसको भी कर लेते हैं। तो भारत श्रीलंका लिखते हैं अगला, भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के जो संबंध है उसमें देखते हैं कि यदि हम मैप बना लें तो ये हिस्सा इस तरीके से है। ये मैंने तमिलनाडु को बनाया है, अभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे बेहतर रूप में समझ में आए। और नीचे बना देता हूं मैं यहाँ पर ये नेपाल, ओ सॉरी श्रीलंका, ये इस तरीके से। और इसको थोड़ा बड़ा करें, ये इस तरीके से है। ये इस तरीके से। देखिए, तो दोनों देशों के साथ में जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं। एक तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और बीच में पड़ता है ये द्वीप समूह जिसको कहते हैं एडम्स ब्रिज, या हम कहते हैं राम सेतु। और यहाँ पर जो है ये है पाक खाड़ी। तो ये पाक खाड़ी जो है ये इन दोनों को अलग करती है। और भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है उसमें क्या क्या चीजें हैं, किन को हम शामिल कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। इसको ऐसे रखते हैं। तो एक तो ये है कि
1974 के अंदर एक द्वीप है कच्छा थीवू। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कच्चा थीवू। तो स्वतंत्रता के बाद से ही श्रीलंका का ये दावा था कि कच्चा थीवू द्वीप जो है वह अंग्रेजों के शासनकाल से पहले श्रीलंका का हिस्सा था, इसीलिए भारत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दे। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एसएससी का क्वेश्चन है। तो 1974 में प्रधानमंत्री जो थी वह थी इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने इसको सौंपने का निर्णय किया और इस तरीके से 1974 में ये द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया। और उस समय पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वह थे, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनके पिता, जिनका नाम था करुणानिधि, और राजनीतिक दल था डीएमके। तो उनकी सहमति के साथ ही यह द्वीप इनको सौंपा गया श्रीलंका को। और साथ ही साथ यह बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों देशों के मछुआरे जो हैं इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के लिए आ जा सकते हैं। परंतु यहीं पर ही विवाद शुरू हो गया कि हाल के दिनों में हमने ये देखा है कि भारतीय मछुआरे जब इस क्षेत्र में जाते हैं तो श्रीलंका की नौसेना जो है उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और तमिलनाडु राज्य के अंदर ये जो मुद्दा है ये बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है, जिसकी वजह से वहां की राजनीति में ये मांग उठ जाती है चुनाव के समय, भाई कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए, जो कि अब लगभग असंभव ही कहा जा सकता है। तो यहाँ पर श्रीलंका के साथ एक तो कच्चा थीवू का संवेदनशील मुद्दा है, कोई मुद्दा सरकारी स्तर पर नहीं है। दूसरा है, यहाँ पर एक गुट बना था जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि यहाँ रहने वाले जो तमिल अल्पसंख्यक हैं, जो भारतीय मूल के हैं और जिन्हें स्वतंत्रता के समय पर या स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज जो है चाय के बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका भेजते थे। और श्रीलंका को भी 1948 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो उसके बाद जो तमिल अल्पसंख्यक थे उनमें से कुछ समूह का ये कहना था कि वहाँ के जो बहुसंख्यक है सिंहली, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनकी तुलना में इन्हें 2 दर्जे का नागरिक माना जाता है। और अंततः इन्होंने एक आतंकी संगठन बनाया, लिट्टे, एलटीटी के नाम से जाना जाता है, जिसका मुखिया प्रभाकरण था। बहुत ही भीषण इन्होंने लड़ाई लड़ी। और यह समझ लीजिए कि जिस समय पर आत्मघाती हमलावर के बारे में लोग सोच रहे थे, उस समय पर इनकी एक आत्मघाती महिला आत्मघाती हमलावर ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 के अंदर बम से उड़ाकर हत्या कर दी थी। तो बहुत ही खतरनाक संगठन था, लेकिन अंततः श्रीलंका की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए इस गुट को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और अब लिट्टे नाम का संगठन का कोई प्रभाव जो है श्रीलंका में नहीं है। और यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन क्या आया, अब 1987 में क्या हुआ, 1987 में जब भारत ने देखा कि यहाँ के जो गृह युद्ध है उस गृह युद्ध के अंदर विदेशी शक्तियां भी हस्तक्षेप कर सकती है, और साथ ही ये भी माना गया क्योंकि ये सारे के सारे प्रभाकरण और लिट्टे वाले तमिल थे, तो भारतीयों का प्रभाव जो है इनके ऊपर अवश्य रहेगा। तो इसी चीज को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर शांति बहाल करने के लिए और शांति समझौता स्थापित कराने के लिए उन्होंने भारतीय सेना को भेजा यहाँ पर, जिसका नाम था IPKF, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसने वहां जाकर कुछ समय तक मोर्चा संभाला, लेकिन जल्द ही वहां पर ये विवाद शुरू हो गया कि भाई दूसरे देश की सेना जो है हमारे देश में क्यों है। इस तरीके की बातें जब होने लगी तो भारत सरकार ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। किस रूप में, क्योंकि तमिल जो थे उन्हें लगा, वहां के जो आतंकी संगठन थे उन्हें लगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ सेना भेजकर उनके साथ दुश्मनी की घोषणा करी है, और उसी का बदला लेने के लिए 1991 के अंदर राजीव गांधी की हत्या की गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के, राजीव गांधी की हत्या।
तो यूपी कांस्टेबल में सवाल थी कि ये किस लिए भेजा गया था। तो शांति, तो जो समझौता हुआ था श्रीलंका और लिट्टे के बीच में, उसे लागू करवाना और शांतिपूर्ण और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना, ये उद्देश्य था जो इसके साथ में। और ये जो द्वीप कहलाते हैं ये वाले हिस्से बच्चों, ये जो लिखा हुआ, ये जो बने हुए, इन्हीं को राम सेतु कहते हैं। इनका कोई झगड़ा नहीं है और ये किसके कब्जे में है, ये वर्तमान में इसका अधिकार जो है वो है श्रीलंका को। हालांकि यहाँ पर जो द्वीप पड़ता है, एक द्वीप ये वाला जो हमारे तमिलनाडु राज्य के तट के पास है, इसको कहते हैं पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। तो इसके ऊपर जो अधिकार है वो भारत का अधिकार है। ये हो गया श्रीलंका के साथ भारत के जो संबंध है। इसके अलावा भारत के अन्य जो मामले हम देख सकते हैं वो हो गया एक देश जो पड़ा भूटान। तो भारत और भूटान के संबंध भी देखते हैं। भारत और भूटान, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारत और भूटान जो है इनके बीच में खुली सीमा है। तो दोनों देशों के मध्य खुली सीमा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों देशों के मध्य खुली सीमा है, मध्य खुली सीमा है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि दोनों देशों में नागरिकों को कुछ वैध कागजों के अलावा पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे नेपाल के साथ है वैसे ही इनके साथ में भी है। और जो नेपाल की स्थिति है कि यह बफर राज्य है, यानी कि भारत और चीन जैसे दो शक्तिशाली प्रतिद्वंदी देशों के मध्य स्थित होने के कारण इसको कहा जाता है बफर राज्य। तो इसलिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और बफर देश राज्यों के अंदर चाहे नेपाल हो और चाहे भूटान हो, तो भारत चाहता है हमारे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे, ताकि चीन की जो पकड़ है वो हमारी सीमा से काफी दूर तक बनी रहे। जहां पर भूटान की सीमा लगेगी चीन में, वहां तक भारत का प्रभाव हो। वही हम चाहते हैं नेपाल के साथ कि नेपाल की सीमा जो उत्तर में चीन के साथ लगती है वहां तक हमारा प्रभाव हो, ताकि चीन को हम दूर रख सकें। तो बफर राज्य के रूप में यहाँ पर जो राजशाही है वो राजशाही किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक राजशाही। 2008 में इन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक राजशाही जैसे ब्रिटेन में है, यानी कि राजा जो है वो तो माँ के पेट से ही पैदा होगा, मुखिया बनेगा देश का, लेकिन जो सरकार है उसका चुनाव जो है जनता करेगी। वैसे ही लोकतांत्रिक राजशाही भूटान के अंदर में भी है। 2008 में भूटान में नया संविधान लागू हुआ, भूटान का नया संविधान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, जैसे नेपाल के बारे में हमने पढ़ लिया कि नेपाल का नया संविधान कब आया, तो हमने कहा 2015 में। वैसे ही भूटान का नया संविधान लागू हुआ, जो 2005 में अपनाया गया था उसे लागू किया, संविधान लागू हुआ। और नेपाल के महत्व को देखते हुए दोनों देशों के बीच में जो समझौता है, मैत्री समझौता, उसे क्या कहते हैं, भारत भूटान मैत्री समझौता। भारत भूटान मैत्री समझौता 1949, जिसे 2007 में संशोधित किया गया। यानी कि इसकी बहुत सारी जो इसकी नीतियां थी वो भारत से परामर्श करने पर दोनों में सहमति हुई थी, लेकिन हाल के परिवेश के अंदर देखते हुए कुछ मामलों में छूट प्रदान करके दोनों के साथ में बराबरी के संबंधों के आधार पर इस समझौते में 2007 में संशोधन किया गया। और 2017 में एक घटना हुई थी डोकलाम। तो इसका महत्व क्या है जो भारत के साथ, तो इसका महत्व सामरिक महत्व है। क्या महत्व है, सामरिक महत्व, यानी कि एक तो जो चिकन नेक है, चिकन नेक के सटा हुआ है, और उसके उत्तर में क्योंकि चीन है, तो यदि भूटान के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे तो चीन जो है भारत के चिकन नेक की तरफ उसका जो प्रसार है उसे रोका जा सकता है। और इसी क्रम के अंदर चिकन नेक के निकट है,
तो चिकन नेक जो है भारत का संवेदनशील हिस्सा है के निकट स्थित, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत ने ली है। और विवाद हुआ था डोकलाम। डोकलाम खंजर के आकार का एक घाटी है जो कि भारत, भूटान और चीन की सीमा पर है। वहां पर जब चीन ने चाहा था कि उसे अपने अधिकार में ले लें, तो भारतीय सेना ने उनका आमना सामना हुआ और लंबे समय की एक दूसरे के साथ में यथास्थिति बनने के बाद समझौते के साथ वापसी। तो डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम पर भारत चीन सेना का आमना सामना। बाकी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हाँ नापतोल जरूरी, आमना सामना 2017 में ये घटना हुई। और इसके अलावा जो इसकी सीमा जो है असम से लगती है, तो असम में जो उल्फा उग्रवादी थे, यदि वह भूटान के अंदर उन्हें शरण मिलने की सुविधा उपलब्ध होती तो भारत में अलगाव काफी बढ़ता। और चूंकि भूटान हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, तो इसलिए हमने वहां पर जो उनके कभी भी ठिकाने बनाने की उन्होंने कोशिश करी, तो उन ठिकानों को हमने नष्ट भी किया है। जैसे हमारी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर। इसमें भूटान और असम की सीमा पर जो जंगल थे, वहां पर आतंकी कैंपों को हमने समाप्त किया था। ये हो गए हमारे इसके अलावा एक और देश हमारा बच गया, वह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ देखते हैं, बस एक आध पॉइंट रखना, भारत और अफगानिस्तान। ये क्या है? देखो, यदि हम भारतीय सीमा की बात करें तो एक छोटा सा हिस्सा जो है जिसको कहते हैं वखान गलियारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया, तो वही मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। यहाँ पर जो लद्दाख के साथ में सीमा लगती है, वो लगती है ये इस तरीके से है। यहाँ पर एक इस तरीके से गलियारा बनता है ऐसे। तो यहाँ तो ये पाकिस्तान है और ये हिस्सा जो है ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का ये हिस्सा जो अफगानिस्तान के बिल्कुल उत्तर पूर्व में है, इसे कहते हैं वखान गलियारा। ये क्वेश्चन आया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में कि वखान कॉरिडोर जो है वो अफगानिस्तान का कौन सा भाग बनाता है, तो वो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके ऊपर जो सीमा लगती है वो लगती है ताजिकिस्तान की, यहाँ पर सॉरी ऐसे। ये तो हो गया चीन और यहाँ हो गया ताजिकिस्तान। तो ये वखान गलियारा कहलाता है। पर अफगानिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, वो संबंध हाल के दिनों में और भी बेहतर हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, तालिबान सरकार, वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का समर्थन करती है। और इसलिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का विवाद जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस तरीके से जो अधिकांश हमारे पड़ोसी देश है, एक देश और चलिए मैं बता देता हूँ, वह है मालदीव, उसका भी कर लेते हैं। तो मालदीव जो है वो भारत का, उसके साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है, भारत और मालदीव। तो मालदीव जो है हमारे भारत की उस नीति का अहम हिस्सा है जिसे कहते हैं सागर, जिसमें हम समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर की तट से लगे हुए देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं सागर। तो इसके अंतर्गत ये है मालदीव की, कि मालदीव जो है, मालदीव के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि मालदीव के साथ में 40% जो समुद्री व्यापार है वो इसी हिंद महासागर के इसी क्षेत्र से गुजरता है, जहां पर
मालदीव है। तो मालदीव के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का मतलब है व्यापारिक सुरक्षा को स्थापित करना और साथ ही साथ भारत हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए जलदस्यु आदि से रोकने के लिए भी ये जरूरी है। यहाँ पर जो नई सरकार आई थी मोहम्मद मुइज़्ज़ू की, तो उसने कुछ दिनों तक तो भारत विरोधी रुख रखा, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में उसके साथ हमारे संबंध दोबारा से बेहतर हो गए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। जिनको ये वीडियो पसंद आते हैं और उनको लगता है ज्ञानवर्धन हुआ है, तो वह इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों ने वीडियो देखी और लेक्चर सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।